हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल। मैं श्रेया सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सारे एग्जाम तो शेड्यूल हो ही गए हैं। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ यार अभी तो टाइम है, फॉर्म भरेंगे, कौन सी? ये पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम मैं हूँ जो सोच रहा हूँ कि अभी टाइम है ना, फॉर्म भर देंगे, क्या है। तो वैसे बच्चे का सिलेक्शन तो पहले ही मतलब डाउट है, वहाँ पे वो डाइसी बच्चे हो गए कि ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म भरने में सोच रहे कि अभी टाइम है तो वो सिलेक्शन क्या लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अभी टाइम रहते ही काम कर लीजिए भैया, ज़्यादा अच्छा है। फॉर्म वगैरह भर लीजिए और निश्चिंत हो गया, अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली बेसिस पे हमारा क्लास होता है दोपहर के 2 बजे और शाम के 7 बजे। दोपहर के 2 बजे हमारा एसएससी जीडी और एनटीएस का बैच चल रहा है, ठीक है। और शाम के 7 बजे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एयरफोर्स, दिल्ली पटवारी, प्लीज़ अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, रीजनिंग सेक्शन है तो आप लोग का वेलकम है दोनों क्लास में। कॉमन क्लास है क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस तो दोनों एग्जाम में सेम ही होता है ना। बात समझ गए? चलिए, और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट आने वाली फर्दर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता है। देखिए ये बेल आइकन है, इसको प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके घर पे जैसे कोई आता है तो नॉक नॉक करता है ना, वैसे ही क्लास स्टार्ट होने पे कोई नॉक नॉक करेगा, बोलेगी भैया क्लास में आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कोई भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उससे शेयर कीजिए, और डेफिनेटली आपको इस क्लास से बेनिफिट तो मिलेगा ही। और जैसा कि हमारा टारगेट है 25 आउट ऑफ 25, इसे तो हमें अचीव करना ही है। देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर यहाँ से आप 48 स्कोर कर लेते हैं, 25 आपका रीजनिंग में और यहाँ पे 23 आपका मैथ में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे मैथ में होते हैं जो कि नहीं हो पाता उस टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो 48 हमारा अगर यहाँ से स्कोर हो गया तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिक्योर हो गया। अगर आपको कंफर्म करना अपना क्या आपको अगर अपना सीट कंफर्म करना है तो आपको जीके जीएस और इंग्लिश इस पे कमांड बनाना होगा, और उतना ही कमांड बनाना है जितना कि आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। कट ऑफ कितना जाता है आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे उतना स्कोर कर लेंगे कि जितना हाँ इससे काम चल जाएगा, बस बात बन गया। तो मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट कर देंगे सेशन को इसी बात पर एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। देखिए, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराती है, ठीक है। मुश्किल वक्त भगवान हमें इसलिए नहीं देता लाइफ में कि हम कमज़ोर पड़ जाए, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा ही किस्मत अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, मुश्किल वक्त हमारी लाइफ में भगवान इसलिए देता है क्योंकि हम उस पर खड़ा उतर पाएँ, ठीक है। हम अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको देखें और पहचानें कि हम जितना सोच सकते हैं उससे हम कई ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम अपना 100% दे देते हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली होगी ही होगी। ऐसा कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है कि वो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ का हम लोग शुरुआत जो करते हैं ना तो छोटे से करते हैं, तो वो स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होगा। ऐसा नहीं सोचिए कि एक बार हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट किए तो एकदम 30 मार खान के जैसा एकदम भाई एक ही बार में हो जाएगा। कोई भी चीज़ें एक ही बार में नहीं होती है, टाइम लगता है। उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग आप होंगे तो होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब कि आपको डेली प्रयास करना है, ठीक है। परसिस्टेंसी, जो इंसान परसिस्टेंस है ना, परसिस्टेंस मतलब क्या, हटी यार कैसे नहीं होगा, मैं तो इसे करके रहूँगा। और जो लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बोले तू जा यहाँ से, तेरे से नहीं हो पाएगा लेकिन मेरे से ज़रूर होगा, मैं अपना जानता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, और ये रिकॉर्डेड सेशन है ये बता दूँ आपको, ठीक है। फ्रॉम टुमारो लाइव सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑर्डर रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग वैसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, ठीक है। सीमा का छोटा भाई है सोहन जो कि सीता से बड़ा है, ठीक है। तो सीमा बड़ी है, सोहन छोटा है, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से तो छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है।
सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे, अब क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का साइन यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। तो पहले एक लाइन से हम लोग को कुछ यहाँ पे डेटा मिल गया, फिर दूसरी लाइन से कुछ यहाँ पे डेटा मिल गया, फिर इन दोनों को अरेंज करने में हमारा हालत ख़राब हो जाता है और वहीं पर बात फंस जाता है। ठीक है, वहीं पे बात फंस जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी CHSL में MTS में ये सब में आए हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है 2013 में आया है, और बाकी के क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है इस सेशन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली देखिएगा यहाँ पे क्या है, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज़ ओल्डर देन सीता। यहाँ पे क्या लिखा है कि सीमा का छोटा भाई है सोहन। तो आपको एक एक स्टेप वाइज करना है। ठीक है, ज़्यादा से हड़बड़ाना नहीं है, स्टेप वाइज करना है। तो सीमा का छोटा भाई है सोहन। ठीक है भैया, तो सीमा का छोटा भाई है सोहन, तो सोहन इसके नीचे आएगा, सीमा इसके पहले आएगी, सही है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सोहन इज़ ओल्डर देन सीता। सोहन बड़ा है किससे, सीता से बड़ा है। तो सोहन सीता से बड़ा है तो सीता भी इसके नीचे आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, श्वेता इज़ यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा। श्वेता छोटी है किससे, दीप्ति से छोटी है लेकिन बड़ी है सीमा से। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे, दीप्ति, और उससे छोटी कौन है, श्वेता। श्वेता यहाँ पे दीप्ति से छोटी है लेकिन बड़ी किससे है, सीमा से बड़ी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो डेटा था ये हम लोग अरेंज कर लिए। तो हम लोग ऐसे ही आप लोग एग्जाम में कीजिएगा कि जो जैसे बड़ा है, अगर एज का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है यही बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एज का कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर सीमा बड़ी है तो सीमा को बोले कि अगर तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन में तुम लोग खड़े हो जाओ, और जो सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा, जो सबसे छोटा है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दीप्ति सबसे बड़ी है, और सबसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, हु इज़ द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा इसमें से कौन है, तो दीप्ति। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा कि जो सबसे बड़ा है भाई वो पहले आ गया, जो छोटा है वो उसके बाद में लाइन में खड़ा होगा। ठीक है, फिर जो उससे भी छोटा है उसके बाद में लाइन में खड़ा होगा। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं फिर आंसर करते चलते हैं। देखिए, अनिल इज टॉलर देन सनी। यहाँ पे क्या बोला है, अनिल लंबा है सनी से, बिल्कुल सही है, अनिल लंबा है सनी से। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को कीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए मैंने गैप रखा है। ठीक है, सो दैट कि जो बीच में आएगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अनिल लंबा है सनी से, तो अनिल लंबा है सनी से, तो रो में अनिल पहले आएगा और सनी बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद लिखा है सनी इज शॉर्टर देन बेबी। सनी क्या छोटा है किससे, बेबी से छोटा है। सनी इज शॉर्टर देन बेबी, तो सनी के पहले कौन आ जाएगा, बेबी आ जाएंगी क्योंकि ये बड़ी है और सनी छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अनिल इज टॉलर देन बोस हुज हाइट इज लेस देन सनी। ठीक है, अनिल लंबा है किससे, बोस से लंबा है, जिसका हाइट कम है सनी से। बोस का हाइट कम है सनी से, तो बोस नीचे आ जाएगा सनी से। और एक बात बोला गया है कि बोस से अनिल लंबा है, तो अनिल तो लंबा ही है ना, क्योंकि ये तो पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लिया। उसके बाद देखिएगा दूसरा लाइन में, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। बेबी छोटी है अनिल से, ये तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, बेबी छोटी है अनिल से, तभी तो अनिल के बाद आई ना। तो ये हमारा पूरा डेटा तैयार हो गया कि कौन किससे बड़ा है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, हम लोग हाइट का कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा है फिर कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या समझ में आया आपको, देखिए अनिल सनी से लंबा है। ठीक है, अनिल सनी से लंबा है, तो ठीक है अनिल पहले सनी बाद में है, और सनी बेबी से छोटा है। ठीक है, सनी बेबी से छोटा है तो बेबी इसके पहले आ गई। ठीक है, बेबी इससे पहले आ गई, और सनी तो इससे छोटा है तो इसके बाद ही रहेगा। अनिल बोस से लंबा है, अनिल बोस से लंबा है, हाँ तो ठीक है भाई लंबा तो है ना, क्योंकि अनिल सबसे लंबा है, यहाँ पे बोस इसके बाद आया। जिसकी लंबाई सनी से कम है, यहाँ पे जिसकी लंबाई सनी से कम है, बोस यहाँ पे छोटा है अनिल से। जिसकी किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ये जिसकी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है, बोलिए, बोस के लिए यूज़ हुआ है। जिसकी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, बोस के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे बोस से छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है,
जिसकी लंबाई सनी से कम है। उसके बाद बेबी अनिल से छोटा है, ठीक है, बेबी अनिल से छोटा है क्योंकि अनिल के बाद है। तो आपको बताना है कि उनमें से सबसे ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचा कौन है? अनिल जी है जो सबसे ऊंचे हैं, ठीक है। कोई अनिल जी क्लास को देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि यार मैं सबसे लंबा हूँ, खुश हो गए होंगे वो लोग, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और देखिए इस क्लास को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखेंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे के सारे अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको कैसे करेंगे? N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। यहाँ पे बोला गया है कि N ज़्यादा बुद्धिमान है M से। भाई N तो यहाँ पे चमक गया कि N यहाँ पे ज़्यादा बुद्धिमान है M से, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद M इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज Y। यहाँ पे बोला गया है M Y जितना बुद्धिमान नहीं है। M Y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या बनता है कि Y ज़्यादा बुद्धिमान है M से। Y ज़्यादा बुद्धिमान है M से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में Y ज़्यादा बुद्धिमान हो गया M से, ठीक है। तो यहाँ पे Y इसके पहले आ जाएगा, M के पहले। उसके बाद X इज़ मोर इंटेलिजेंट देन Y बट नॉट एज गुड एज N। क्या बोला गया है? X ज़्यादा इंटेलिजेंट है Y से, X Y से ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट N के जितना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये SSC CGL का क्वेश्चन है 2013 का, ठीक है। बोला गया है कि x ज़्यादा बुद्धिमान है y से, लेकिन n के जितना अच्छा नहीं है। n के जितना अच्छा नहीं है कितना, इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे n ज़्यादा बुद्धिमान है x से। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? n के बाद कौन है? x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n से ये कम बुद्धिमान है x और y से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप लोग ग्रेटर देन का यूज़ करके करते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा हो गया राइट आंसर। यहाँ पे n सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद n, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। इन सभी में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? तो भाई साहब n जो है ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर देन का साइन का यूज़ करके करते थे ये उनके लिए है। और हम लोग ऐसे भी, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैम आप 2 क्वेश्चन तो बताएं कि आप कौन पहले आ जाएगा कौन बाद में आ जाएगा। अभी आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करिए। हाँ, तो भाई स्टूडेंट तो दोनों तरफ के आते हैं ना, वो सोचेंगे कि ऐसे शायद क्यों नहीं मैम बताई। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे भी ये साइन का बिना यूज़ किए भी कैसे कर सकते थे। यहाँ पे बोला गया कि n इज़ मोर इंटेलिजेंट देन m, ठीक है। n ज़्यादा बुद्धिमान है m से। तो हम लोग हमेशा इन दोनों के बीच में गैप रखिएगा, ठीक है, गैप रखिएगा सो दैट कि लिखने का यहाँ पे आपको मौका मिले। उसके बाद m इज़ नॉट इंटेलिजेंट एज y। m y के जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका कहने का मतलब है क्या? y ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x इज़ मोर इंटेलिजेंट देन y बट नॉट एज गुड एज n। x ज़्यादा बुद्धिमान है y से, लेकिन n के जितना बुद्धिमान नहीं है। तो n के नीचे y के पहले, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे भी डेटा हो गया, ठीक है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? वरुण इज टॉलर देन संजय। हाँ जी, वरुण यहाँ पे लंबा है किससे? संजय से लंबा है। बहुत अच्छी बात है, तो वरुण पहले आ जाएगा, संजय बाद में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ गया। उसके बाद क्या लिखा है? विपुल इज टॉलर देन वरुण। विपुल जो है वो वरुण से लंबा है, विपुल वरुण से लंबा है, तो वरुण के पहले कौन आ जाएगा? विपुल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद क्या लिखा है? कृष्णा इज़ ऑल्सो नॉट एज टॉल। क्या लिखा है? कृष्णा इज़ ऑल्सो नॉट एज टॉल एज, यहाँ पे वरुण होगा, ठीक है, यहाँ पे वरुण होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही बनाया है। यहाँ पे बोला गया है बट इज टॉलर देन, नहीं, कृष्णा इज़ नॉट एज टॉल एज, हाँ यहाँ पे विपुल होना चाहिए, रुक जाइए। कृष्णा इज़ नॉट एज टॉल एज विपुल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन बट इज टॉलर देन वरुण। अच्छा, ये क्वेश्चन को ये छोड़ देते हैं ना, यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे तो एक बार टॉलर दिख रहा है, यहाँ पे फिर इंटेलिजेंट दिख रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, कि आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसा लिख के दे दिया है, फिर आपको छोटा सा पूछा है कि हु इज़ द हेवीएस्ट, कौन भारी है, फिर इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन है हु इज़ द टॉलेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। लिखा है अमोंग ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी और डी में हम लोग को देखना है कि अब आगे क्या कहानी है। बी इज़ हेवियर देन ए एंड सी,
बी भाई ए और सी से भारी है, बी ए और सी से भारी है, बट सी इज़ टॉलर देन हिम। बी ए और सी से भारी है लेकिन सी उससे लंबा है। किससे लंबा है भाई? बी से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट का भी कंपैरिजन हो रहा है और हाइट का भी कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी इज़ नॉट एज टॉल एज सी वाइल ए इज़ द शॉर्टेस्ट। डी यहाँ पे सी के जितना लंबा नहीं है लेकिन ए यहाँ पे छोटा है, लेकिन ए छोटा है। सी इज़ नॉट एज हैवी एज ए, सी ए के जितना भारी नहीं है। ठीक है, डी इज़ हैवियर देन बी बट शॉर्टर देन हिम। डी बी से भारी है लेकिन उससे छोटा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, एक वेट का और एक हाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन को करते चलते हैं। ठीक है, बोला गया बी इज़ हैवियर देन ए एंड सी। बी भारी है किससे? ए और सी से। ठीक है, तो बी पहले आ जाएगा, ए और सी बाद में आ जाएगा। भारी है मतलब ये भारी भरकम वाला रो है। ठीक है, और ये आपका लंबाई। ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद लिखा है बट सी इज टॉलर देन हिम। लेकिन सी उससे लंबा है। किससे लंबा है? बी से लंबा है। ठीक है भाई, सी यहाँ पे पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद डी इज़ नॉट एज टॉल एज सी। डी सी के जितना लंबा नहीं है, डी सी के जितना लंबा नहीं है। वाइल ए इज़ द शॉर्टेस्ट। डी सी के जितना लंबा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आ गया, सी का जितना लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी डी आ सकता है। ये हम लोग को अभी नहीं पता चला है कि ये जो डी है भाई साहब, ये पता चल गया कि सी के जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब सी ज़्यादा लंबा है डी से। लेकिन बी का यहाँ पे क्या सीन है डी के साथ, हम लोग को ये नहीं पता चल गया है, ये नहीं पता चला है, तो इसको हम लोग साइड में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डी इज़ नॉट एज टॉल एज सी। ठीक है, वाइल ए इज़ द शॉर्टेस्ट। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ए सबसे छोटा है भाई। ठीक है, ए सबसे छोटा है, ये हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि ए यहाँ पे सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद सी इज़ नॉट एज हैवी एज ए। यहाँ पे बोला गया है सी ए के जितना भारी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल गया कि सी ज़्यादा भारी है ए से। बात समझे, सी ज़्यादा भारी है ए से। उसके बाद डी इज़ हैवियर देन बी। डी भारी है बी से, डी भारी है बी से। तो हम लोग को ये पता चल गया कि डी भारी है बी से, मतलब कि बी के पहले डी आएगा, बी के पहले डी आएगा। ठीक है, बात समझ गए। डी इज़ हैवियर देन बी। अच्छा, हैवियर बोला है ना, तो यहाँ पे हाइट क्यों कर रहा है? डी इज़ हैवियर देन बी, मतलब डी भारी है बी से, तो डी यहाँ पे पहले आ गया, डी यहाँ पे पहले आ गया। उसके बाद बट शॉर्टर देन हिम। डी भारी है बी से, मतलब बी से इसका वजन ज़्यादा है लेकिन डी से इसका हाइट कम है, डी से इसका हाइट कम है। तो यहाँ से हम लोग को ये क्लैरिटी मिल गया कि बी से इसका हाइट कम है डी का, तो बी के बाद आ जाएगा डी। लेकिन वजन में डी जो है वो बी के पहले आ जाएगा क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है, और हाइट में लेकिन डी छोटा है बी से। तो अब यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली आंसर देना है। फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक है, चलिए अब सामने देखिएगा और ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए क्या बोला है, ए बी सी और डी में। हाँ ठीक है भैया, 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। हाँ बिल्कुल सही है। बी ए और सी से भारी है, बी ए और सी से भारी है। तो हम लोग क्या किए थे, आप लोग अभी देखे ही कि बी ए और सी से भारी है, तो ठीक है बी को पहले लिख दिए और उसके बाद में साइड में हम लोग ए एंड सी लिख दिए थे, क्योंकि ए और सी में हम लोग को कन्फर्मेशन नहीं मिला था। उसके बाद लेकिन सी उससे लंबा है, लेकिन सी उससे लंबा है, ये उससे वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था? बी के लिए यूज़ किया गया था। मतलब सी लंबा है किससे? बी से लंबा है, तो सी को पहले रख दिए, बी को बाद में रख दिया। ठीक है जी। उसके बाद डी सी जितना लंबा नहीं है, बोला गया डी सी जितना लंबा नहीं है, जबकि ए सबसे छोटा है। अब ये हाइट के बारे में बोला गया कि हाइट में ए भैया सबसे छोटा है, लेकिन जो डी है वो सी के जितना लंबा नहीं है। ये समझ में आ गया कि हाँ भैया सी ज़्यादा लंबा है डी से। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने ऐसे हताक से नहीं लिख दिए, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता था कि बी से डी ज़्यादा लंबा है या फिर कम लंबा है। ठीक है, तो ये हम लोग को नहीं पता था। उसके बाद लिखा है डी बी से भारी है लेकिन उससे छोटा है। उसके बाद हम लोग को ये वाला लास्ट लाइन से पता चल गया कि डी बी से भारी है, मतलब डी का वजन ज़्यादा है और बी का वजन यहाँ पे कम है। ठीक है, और फिर ये भी पता चल गया कि बी का हाइट ज़्यादा है डी से, तो बी पहले आ गया डी बाद में आ गया। क्वेश्चन को समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है सबसे भारी कौन है, सबसे ज़्यादा भारी कौन है। डी सबसे ज़्यादा भारी वर्ग में भाई मोटा ताजा खाते पीते घर का बंदा है, ठीक है। तो सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। तो सबसे ज़्यादा लंबे सी जी है, सी भाई साहब सी हैं जो सबसे ज़्यादा लंबे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर राइट आंसर। बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, द एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम, ठीक है। राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, ठीक है। राम भैया जो है दुगना है, ठीक है। ट्वाइस मतलब यहाँ पे अगर सपोज श्याम का एज है 5, ठीक है, तो राम का एज कितना हो जाएगा 10, मतलब दुगना, कहने का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे राम का जितना एज है वो श्याम के एज से 2 गुना ज़्यादा होगा। तो ये पहला लाइन से हम लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड हाफ द एज ऑफ सोहन, किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में बोल रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है और साथ के साथ सोहन से ये इसका जो एज है वो आधा है। राम का एज सोहन का जितना भी एज है उसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो राम का एज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है श्याम इज एल्डर देन मोहन, श्याम मोहन से बड़ा है, ठीक है। तो तीसरी बात हम लोग को यहाँ से ये पता चल गई कि श्याम मोहन से बड़ा है, ठीक है, श्याम मोहन से बड़ा है। तब आपको बताना है कि हु इज़ द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप लोग इक्वेशन 1 में देखिएगा, राम श्याम के एज से, श्याम का जितना एज है उससे 2 गुना ज़्यादा राम का एज है, ठीक है। तो यहाँ पे राम बड़ा हो जाएगा, राम बड़ा हो जाएगा किससे, श्याम से, ये बात पता चल गया, ठीक है। राम बड़ा हो जाएगा श्याम से, ये बात हमको पहले वाले से पता चल गया। फिर दूसरे वाले में क्या लिखा है कि राम का एज सोहन का एज से आधा है, राम का एज सोहन का एज से आधा है, इसका मतलब सोहन का एज ज़्यादा है, ठीक है। सोहन अगर श्याम का एज हम लोग कितना लिए थे, मान लिए कि 5 है, ठीक है, तो राम का एज कितना हो गया 10, ठीक है। तो राम का एज सोहन के एज से यहाँ पे कितना है, आधा बोला है, तो इसका मतलब सोहन का एज 20 होगा, 20 होगा तभी तो 20 में से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, हम लोग को 10 मिलेगा। तो इसका मतलब सोहन राम से भी ज़्यादा बड़ा है, हाँ भाई ठीक है। तो सोहन यहाँ पे राम से भी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है, तीसरा वाला लाइन से हम लोग को क्या पता चला कि श्याम बड़ा है मोहन से, ठीक है। तो श्याम बड़ा हो गया यहाँ पे मोहन से। तो अब हम लोग को ये यहाँ पे बात समझ में आ गया कि सोहन सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद राम, उसके बाद श्याम, उसके बाद मोहन। तो ये हम लोग को पता चल गया कि कौन किससे बड़ा है। क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा हम लोग को बोला है कि बता दो भैया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे सोहन है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ आवर राइट आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि शशि इज 2 ईयर ओल्डर देन सुनीता। यहाँ पे शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो 2 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे सुनीता का जितना एज होगा उससे 2 साल ज़्यादा होगा शशि का। सुनीता का एज हम लोग मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि 4 होगा, तो शशि का एज कितना होना चाहिए 6, 2 ऐड होगा इसमें, 2 जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इज ओल्डर देन सुनीता, और इस क्वेश्चन में क्या था, ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता। तो बातों को और जो यहाँ पे वर्डिंग है उसको समझेंगे। ट्वाइस द एज मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे 2 गुनी बड़ी है, और यहाँ से जितना भैया सुनीता की एज है उससे 2 वर्ष खाली ज़्यादा है शशि का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये पता चल गया कि शशि का सुनीता का एज से बस 2 वर्ष ज़्यादा है। तो सुनीता का एज जितना भी होगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो शशि का एज निकल जाएगा, गॉट इट। चलिए उसके बाद सुनीता इज 3 ईयर एल्डर देन बिंदु। यहाँ पे बोला गया है कि सुनीता 3 साल बड़ी है बिंदु से, मतलब बिंदु का जितना एज है उससे सुनीता का जो एज है वो 3 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनीता का एज 3 साल ज़्यादा होगा किससे, बिंदु से, ठीक है। बिंदु का जितना एज है उसमें 3 जोड़ देंगे तो सुनीता का एज निकल जाएगा, सही है ना। उसके बाद लिखा है शेखर इज़ 1 ईयर एल्डर देन बिंदु। शेखर 1 साल बड़ा है बिंदु से, शेखर
1 साल बड़ा है बिंदु से, तो बिंदु का जितना एज होगा उसमें एक और जोड़ देंगे तो शेखर का एज निकल गया, सही है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हु इज़ द यंगेस्ट इन द ग्रुप, इस ग्रुप में, ठीक है, इस समूह में सबसे छोटा कौन है, हम लोग को ये बताना है। तो अब हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पे देखिएगा शशि का जो एज है वो सुनीता का एज से 2 साल ज़्यादा है, इसका मतलब शशि बड़ा है सुनीता से। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका मतलब शशि बड़ा है किससे, सुनीता से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सुनीता का एज बिंदु से 3 साल ज़्यादा है, बिंदु का जितना भी एज होगा, ठीक है, उससे 3 साल ज़्यादा होगा सुनीता का। तो इसका मतलब सुनीता बड़ी है किससे, बिंदु से बड़ी है, ठीक है, सुनीता बिंदु से बड़ी है। तो ये हमको पता चल गया कि सुनीता बिंदु से बड़ी है, मतलब बिंदु इसके बाद में आएगी। ये हम लोग को इक्वेशन 2 से पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शेखर का एज बिंदु से 1 साल ज़्यादा है, शेखर का जो एज है वो 1 साल बिंदु का एज से ज़्यादा है, इसका मतलब शेखर बड़ा होगा बिंदु से, शेखर बड़ा होगा बिंदु से। लीजिए शेखर बड़ा हो गया यहाँ पे बिंदु से, तो बिंदु यहाँ पे सबसे छोटी है, बिंदु यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे यंग है, जवान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे यंग कौन है, तो बिंदु सबसे यंग है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा, प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, ठीक है, प्रीति राहुल से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, प्रीति ने राहुल से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीति सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त की है राहुल से, तो प्रीति पहले आएगी, राहुल बाद में आएगा, बात समझे। उसके बाद यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, अब यमुना जितना नंबर लाई है उतना दिव्या भी नंबर लाई है, ठीक है। तो यमुना और दिव्या का यहाँ पे जो अंक है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी साइड में लिखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चला है कि ये प्रीति से यमुना ज़्यादा लाई है या फिर राहुल से ज़्यादा लाई है या फिर कम लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिला, तो इसको हम लोग ऐसे साइड में लिखेंगे। उसके बाद लिखा है लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, लोकिता जो है वो मंजू से कम स्कोर की है, तो यहाँ पे मंजू पहले आ जाएगी और लोकिता बाद में आ जाएगी, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, अब हम लोग को यहाँ से क्लू मिल गया कि राहुल यमुना से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो राहुल के बाद यहाँ पे यमुना आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, मंजू दिव्या से कम स्कोर की है, मंजू दिव्या से कम स्कोर की है, ठीक है। तो यहाँ पे यमुना जितना स्कोर की थी वहाँ पे तो दिव्या भी उतना ही नंबर लाई थी भाई, तो दोनों तो यहाँ पे साथ साथ रहेगी, ठीक है, लाइन में तो दोनों साथ साथ खड़ी रहेगी। और यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ पे था, हाँ, मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, दिव्या से मंजू कम नंबर लाई है, तो यहाँ पे मंजू इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और मंजू से भी कम लाया कौन है, लोकिता, ठीक है, लोकिता इससे भी कम लाई है, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया डेटा तैयार। तो प्रीति सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, उसके बाद राहुल, प्रीति से कम अंक कौन लाया है, राहुल लाया है, ठीक है। राहुल के बाद यमुना और दिव्या का सेम मार्क्स आ गया है, ठीक है, सेम अंक आ गया है। तो इसके बाद कौन आ जाएगा, यमुना और दिव्या, और यमुना से भी कम कौन लाई है, मंजू से, यमुना से कम लाई है तो दिव्या से भी कम लाई है, क्योंकि यमुना और दिव्या का तो क्या मार्क्स सेम है, तो इससे कम कौन लाया है, मंजू लाई है, और मंजू से भी कम कौन लाई है, लोकिता। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, हु स्कोर्ड द लोवेस्ट, सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया है, तो लोकिता सबसे कम अंक प्राप्त की है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। समझ गया ना, कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में कि जो सबसे ज़्यादा अंक लाया है या फिर जो सबसे लंबा है, जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, जिसका कम है वो बाद में, लाइन में सबसे उसके बाद में खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से सेकंड लाइन से पता नहीं चल रहा था कि यमुना बड़ी है राहुल से या फिर छोटी है, या फिर प्रीति से ज़्यादा नंबर लाई है या फिर कम नंबर लाई है, तो हमने इसको साइड में लिख दिया। उसके बाद हम लोग को थर्ड लाइन से हम लोग को ये पता चल गया कि मंजू ज़्यादा नंबर लाई है लोकिता से, तो हम लोग को यहाँ पे इससे कोई लिंक नहीं मिल रहा था, तो इसको पेपर में आप लोग साइड में लिख के रखिए। समझ गए ना, ऐसे एग्जाम में कीजिएगा, बहुत ही इजी और एकदम सटीक आंसर आएगा पूरा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और यहाँ बताइएगा,
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक एज का जो कंपैरिजन से जो क्वेश्चन बनता है उसको करिए, जो आपका हाइट से कंपैरिजन से बनता था उसको करिए, मेरिट बेसिस पे जो बनता था, मेरिट बेसिस मतलब जो कौन कितना स्कोर किया है उससे जो बनता है उसको यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये SSC आपका FCI में पूछा गया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एग्ज़ाम होता है उससे उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका SSC GD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका SSC MTS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन किसका क्वेश्चन है ये थोड़ा लिखना भी भूल गया उतना, ठीक है, उतना तो याद ही रहता है, पढ़ाते पढ़ाते उतना एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे देखिए अब लिखा है इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स रैंक ऑफ आयुष इज 15 फ्रॉम द टॉप देन रैंक ऑफ आयुष फ्रॉम द बॉटम। आपको जब पहली क्लास किए थे तब आपने पढ़ा नहीं, पता नहीं किसने देखा नहीं देखा, जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिए। टॉप का भी मतलब लेफ्ट होता है और बॉटम का मतलब क्या होता है, राइट। और आपसे यहाँ पे बोला गया है कि 15 फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब लेफ्ट और बॉटम मतलब राइट। तो यहाँ से एक यहाँ पे ये क्लास है हमारा, ठीक है, ये क्लास है, इसमें टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं 45 यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि आयुष का पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या, बायां, ठीक है। तो आयुष का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि बता दो भैया कि बॉटम से क्या होगा। बॉटम से कहने का मतलब कि भैया इसका पोजीशन राइट से कितना होगा तुमको ये बताना है, ठीक है। तो आयुष का पोजीशन लेफ्ट से 15 दे रखा है, राइट से कितना होगा तो बताना होगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल यहाँ पे कितना बचा है 45। लेफ्ट से इसका कितना क्या रैंकिंग है 15, राइट हम लोग को निकालना है तो राइट निकाल लेंगे। 45 में से माइनस कर दीजिए 14 को, 15 में से एक गया 14, ठीक है। 40 R को हम लोग यहीं रहने दिए और 45 और यहाँ पे जो 14 था इसको इधर ले आए, तो 45 में से 14 जाएगा कितना होगा हमारा यहाँ पे 31, यहाँ पे 31 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और हाँ प्लीज़ आप लोग चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, अगर पसंद आया तो, और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स। सबसे पहले तो एक हम लोग रो ही बना लेते हैं, चलो भैया ये पंक्ति है, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं, यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं 40, ठीक है, टोटल 40 लड़कियां हैं, 40 गर्ल्स है टोटल, गर्ल्स है बॉयज़ है उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लिखा है, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट प्लेस बाई 4, ठीक है। यहाँ पे जब कोमल को 4 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। इसका मतलब कोमल पहले यहाँ बैठी थी, ठीक है, उसका एक्चुअल प्लेस ये कौन सा था, ये उसका एक्चुअल प्लेस था। उसके बाद वो बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड है, मतलब बाईं ओर वो 4 प्लेस घसक जाती है। मतलब यहाँ पे बैठी थी, अब भैया इसको मन नहीं लग रहा है तो यहाँ पे इसको ऐसे 1 2 3 4 क्या बोलते हैं चौथा स्थान यहाँ पे ये घसक गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका एक्चुअल पोजीशन है, ये वाला उसका एक्चुअल पोजीशन है, घसक के वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। कितना प्लेस घस की 4। उसके बाद हर प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट एंड से उसका जो प्लेस था वो उसका रैंकिंग क्या है 10 है, तो पंक्ति के बाईं छोर से उसका स्थान 10 हो जाता है। ये लाइन इसके बाद लिखा गया है ना कि वो 4 स्थान बाईं ओर से वो अपना स्थान चेंज कर दिए, तो उसके बाद ये लाइन लिखा गया है, मतलब कि ये यहाँ पे जो उसका 4 स्थान घसकने के बाद इसका पोजीशन क्या हो गया 10, ठीक है, ये 10वें स्थान पे बैठी है। तो पहले यहाँ पे बैठी होगी तो ये 14वें स्थान पे बैठी होगी, 14वें स्थान पे बैठी होगी, ये बात समझ में आया। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। आपसे पूछा गया है कि स्वाति का पोजीशन बता दीजिए दाईं ओर से। तो स्वाति कहाँ बैठी है, अब आगे पढ़ के पता चला गया। इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। अब कोमल का जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन था, जो वास्तविक में जहाँ पे वो बैठी थी पहले से, उससे वो 3 स्थान दाईं ओर में, मतलब ये राइट साइड में ये बैठी है, 3 स्थान आगे बढ़ के यहाँ पे बैठी है। तो स्वाति यहाँ पे बैठी है, स्वाति यहाँ पे बैठी है। इस यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन था यहाँ पे 1 2 3, स्वाति यहाँ पे बैठी है। तो यहाँ पे
जब वहाँ पे वास्तविकता में पहले वहाँ पे उसको बैठी थी कोमल, तो वहाँ 14वें स्थान पे बैठी थी, तो स्वाति का स्थान क्या हो गया, 17 हो गया ना। अरे ये 14 पे बैठी थी तो आगे बढ़ी तो क्या, ये 15 16 17, सपोज चेयर लगा हुआ है तो ये 14 नंबर की चेयर पे बैठी थी। अब इससे 3 स्थान आगे बैठी है, तो मतलब 15 16 17 पे यहाँ पे बैठी है, तो स्वाति का स्थान जो 17 आया है, ये आपका इसका पोजीशन लेफ्ट साइड से आया है, मतलब बाईं ओर से मिला है। तो अब आपसे पूछा गया है कि दाईं ओर से बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला है ही, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना लड़कियां हैं, 40। लेफ्ट से स्थान पता चल गया स्वाति का कितना, 17। राइट से निकालना है, तो राइट में माइनस कर दीजिए 14 माइनस 16, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे तो बैठाया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ बातों को समझना था और यहाँ पे जो वर्डिंग दे रखा है उसको समझना था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। फिर से समझाते हैं, देखिए टोटल एक क्लास में कितनी, एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 40 लड़कियां, ठीक है। तो कोमल को यहाँ पे पहले जिस स्थान पे बैठी थी उससे अपने बाई और 4 स्थान घसक जाती है, ठीक है। अब बच्चे हैं, खुरपाती तो करेंगे ही, जहाँ बैठी थी उससे 4 स्थान और घसक जाती है, तो पहले 14वें स्थान पे बैठी थी, ठीक है। अब यहाँ पे वो 10वें स्थान पे आ गई, और ये क्वेश्चन यहाँ पे इसके बाद ये लाइन आ गया कि घसकने के बाद भैया तुम्हारा लेफ्ट साइड से, तुम्हारा बाई साइड से तुम 10वें स्थान पे बैठी है। तो ये पहले यहाँ पे बहुत चालू है एग्जामिनर कि बच्चा फंस जाए यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं फंसना है, आपको ये पकड़ लेना है कि भैया घसकने के बाद वाले तुम बता रहे हो ना, घसकने के बाद वाला जो स्थान है वो तुम बता रहे हो, तो हम भी तुमसे बहुत तेज है। चलिए यहाँ पे 10वें स्थान पे ये बैठ गई, तो इसके मतलब वास्तविकता में जहाँ पे ये बैठी होगी वो 14वां स्थान होगा, ठीक है। उसके बाद स्वाति काजल के एक्चुअल स्थान से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से 3 स्थान आगे बढ़ के बैठी है, तो 14 नंबर की चेयर पे बैठी थी, तो आगे 3 स्थान बढ़ जाइए, 15 16 17, मतलब चेयर नंबर 17 पे स्वाति बैठी है। तो ये जो पोजीशन है हम लोग को जो स्वाति का पता चल गया है वो लेफ्ट साइड से, ऑब्वियस सी बात है ना, लेफ्ट साइड से, तभी तो आपसे पूछा गया है कि राइट साइड से बता दो, समझ गए। तो इसका राइट साइड से आपका पोजीशन क्या होगा, 24। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ साथ और बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में, बिल्कुल सही है। संदीप इज 25th फ्रॉम द टॉप। टॉप बोला जाए या फिर ऊपर बोला जाए, इसका मतलब हम लोग को क्या पता है, लेफ्ट पता है, ठीक है। आपको बॉटम बोला जाए या फिर नीचे बोला जाए हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट। इसका मतलब लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, समझ गए। और यहाँ पे लिखा है कि संदीप का पोजीशन एक कक्षा है भैया, ठीक है, एक यहाँ पे क्लास है। संदीप का पोजीशन आपका लेफ्ट से क्या बोला गया है, संदीप का पोजीशन लेफ्ट से यहाँ पे बोला गया 25, ठीक है, एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। और यहाँ पे राइट साइड से इसका पोजीशन क्या है, ये बता दिया गया हम लोग को कि राइट साइड से इसका पोजीशन 32 है, मतलब 32nd है। तो आपको बताना है कि टोटल इस कक्षा में कितने लोग पढ़ते हैं। फॉर्मूला में बैठा दीजिए, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट का पे कितना 25, राइट 32 माइनस 1, यहाँ पे क्या 57 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। बात समझ गए, बात समझे। यहाँ पे लेफ्ट से संदीप का पोजीशन यहाँ पे दे रखा है 25, दाईं ओर से यहाँ पे दे रखा है 32, बाईं ओर से और दाईं ओर से दे रखा है। तो आपको बताना है कि भैया पूरे के पूरे बच्चे इस क्लास में कितने हैं, तुमको तो ये बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिएगा। -1 क्यों करते हैं आप लोग को पार्ट 1 जाके देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि संदीप को हम लोग गिन रहे हैं। तो हम लोग जब बाईं ओर से गिन रहे हैं तभी भी एक बार संदीप को गिन लिए, चलो ठीक है संदीप तो काउंट होगा, लेकिन जब दाईं ओर से गिन रहे हैं तब भी संदीप को गिन ले रहे हैं, तो एक तरफ से तो दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि संदीप बेचारा अकेला है, उसको 2 बार गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया भाई, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 30 क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 है, ठीक है। महेश इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रमेश इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। महेश भाई साहब जो हैं
वो बाईं ओर से 14वें स्थान पे बैठे हुए हैं। पता चल गया? पता चल गया मैम। रमेश जी जो हैं वो ये लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है बेचारा, और ये राइट साइड से आपका कितना स्थान पे है? राइट साइड से यहाँ पे ये 20वें स्थान पे है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रमेश और महेश के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों के मध्य मतलब इन दोनों के बीच में कितने मिड पर्सन है आपको बताना है। इन दोनों के बीच में कितने मध्य विद्यार्थी बैठे हैं आपको ये बताना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने का क्या तरीका था, कैसे बताए थे, याद है कि भूल गया? कि आपको चेक करना था पहले कि यहाँ पे सेपरेट केस हो रहा है कि ओवरलैपिंग का केस हो रहा है। यू हैव टू चेक फर्स्ट यहाँ पे सेपरेट केस होगा या फिर ओवरलैपिंग केस होगा। अब जो बच्चे नहीं देखे होंगे क्लास तो वो बोल रहे होंगे ऐसे, उनका मुंह ऐसे होगा, सेपरेट केस ओवरलैपिंग केस क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, कैसे पता होगा, क्लास में आना ही नहीं है। ठीक है, तो सेपरेट केस वो होता है कि जब टोटल जो यहाँ पे दे रखा है टोटल में अगर वो बड़ा हो जाए लेफ्ट प्लस राइट के पोजीशन से, मतलब जो टोटल यहाँ पे विद्यार्थी दे रखा है वो ज़्यादा हो जाएंगे जो दो लोग का जो यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे आपको पोजीशन दे रखा है उन दोनों का योग करने पे। तो ये हो गया हमारा सेपरेट केस, SC शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग केस वो होता है जब हमारा टोटल कम हो जाए इन दोनों का स्थानीय जो रैंक है, मतलब महेश का रैंक 14 है और यहाँ पे रमेश का रैंक 20 है, तो ऐड करने में कितना आ रहा है 34 आ रहा है। तो 34 यहाँ पे ज़्यादा है 30 से, तो ये हो जाएगा ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, ये हो जाएगा ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इधर से, अब सेपरेट केस क्या है, ये बेचारा लेफ्ट साइड से बैठा है, ये बेचारा राइट साइड से बैठा है, इनके बीच में इतने लोग हैं, तो ये हो गया सेपरेट केस। ठीक है भैया, तुम अलग अलग स्थान पे बैठे हो। ओवरलैपिंग केस मतलब क्या होता है कि ये डायग्राम भी ओवरलैपिंग का केस में गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये रमेश का घर हो जाएगा, यहाँ पे महेश का घर हो जाएगा, और ये राइट साइड से हो जाएगा और महेश का ये लेफ्ट साइड से हो जाएगा। देखिए बताते हैं, अब इसका एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 30। यहाँ पे रमेश का आपका राइट साइड से कितना पोजीशन दे रखा है 20 दाईं ओर से, तो यहाँ पे राइट से इसका पोजीशन कितना हो गया 20 हो गया। अब महेश यहाँ पे आ जाएगा, महेश का लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन होगा 14, तो यहाँ पे ये बाईं ओर से ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग महेश से मिलने जाएंगे तब यहाँ पे इसका रमेश भी आ जाएगा, और जब रमेश से मिलने आएंगे तो महेश भी आ जाएगा बीच में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग केस, कि दोनों के घर के बीच और एक बंदा आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। तो तब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने मिड पर्सन बैठे हैं, कितने मध्य विद्यार्थी बैठे हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसका फॉर्मूला था ये, हम लोगों को पता चल गया कि भैया 34 ज़्यादा बड़ा होता है 30 से, मतलब लेफ्ट प्लस राइट इज़ ग्रेटर देन टोटल 1। ठीक है, उसका मिड पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले अगर हम लोग कभी भी घटाते हैं तो बड़े से छोटे को घटाते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल करते हैं और -2 कर देंगे। क्यों -2 करते हैं आपको भी ये भी बताए थे, क्योंकि जब महेश से मिलने जाएंगे तब रमेश आ जाएगा, और जब रमेश से मिलने जाएंगे तो महेश आ जाएगा। तो रमेश और महेश का काउंटिंग 2-2 बार हो जाता है, तो 2-2 बार हो जाएगा, तो ऐसे तो 4 हो जाएगा ना, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम लोग 2 से इसको माइनस कर देते हैं। चलिए लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया 34 में से माइनस कर दिया कितना 30 माइनस कर दिया और -2 कर दिया। ठीक है, तो 34 में से माइनस हो जाएगा 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इन दोनों लोग के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर राइट आंसर। बात समझ गए, बात समझ में आया ना जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। बोला गया है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अनिल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट वाइल जैक इज 18th फ्रॉम द राइट। एक पंक्ति है, ठीक है, एक रो है स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी का, उसमें बोला गया है अनिल का पोजीशन लेफ्ट साइड से बाईं ओर से कितना है 7th है। ठीक है, फिर बोला गया है वाइल, जबकि जैक का पोजीशन दाईं छोर से कितना है 18 है, तो जैक का पोजीशन राइट साइड से कितना है 18 है। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से बाईं ओर से, और ये राइट साइड से दाईं ओर से। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन सच दैट अनिल बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या बोला गया है कि आप दोनों के दिमाग में आया खुरपाती, खुरपाती आया। ठीक है,
बोला गया कि अनिल की जगह पे जैक आ गया और जैक की जगह पे अनिल आ गया। ठीक है, तो जब अनिल जैक का जगह पे आया तो अनिल का पोजीशन लेफ्ट साइड से बाईं ओर से कितना हो गया 21st। बाईं ओर से इसका पोजीशन कितना हो गया 21st। तो आपसे बोला गया है कि कितने लोग हैं इस रो में, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो आपको पता है कि आपको बोल दिया कि एक पंक्ति है, तो जब बिना चेंज किए हुए स्थान अनिल कितने पोजीशन पे था 7वें पोजीशन था, कहाँ से बाईं ओर से। और जैक 18 पोजीशन में बैठा हुआ है, कहाँ से राइट साइड से। और जब चेंज कर लिया दोनों पोजीशन तो अनिल यहाँ पे लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे आ गया 21। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अनिल यहाँ पे जैक का सीट था, एक्चुअली में ये जैक का सीट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके कौन बैठ गया, अनिल बैठ गया। इसका मतलब ये जो 21 दे रखा है वो एक्चुअल में जैक का सीट है लेफ्ट साइड से, एक्चुअल में जैक का सीट है ये लेफ्ट साइड से 21 दे रखा है। ठीक है, बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या था जैक का सीट था, लेकिन आगे कौन बैठ गया 21। ये अनिल इस पोजीशन 21 इसका स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठ गया अनिल। अनिल में यहाँ पे पहले 7वें पोजीशन पे था। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोग यहाँ से पता नहीं चलता, तो हम लोग को क्या निकालना टोटल का फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट हम लोग को पता चल गया कि भाई ये ओरिजिनल में जैक का पोजीशन है तो कितना 21। राइट से इसका जैक का पोजीशन कितना है, पहले ही हम लोग को दे रखा है 18। तो 21 + 18 - 1 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा ना। 21 + 18 कितना हो जाएगा 39। 39 में से एक जाएगा कितना होगा 38। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। बात समझ गए, बात समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है इन अ क्यू ऑफ बॉयज़, लड़के की एक कतार में, लड़का का भैया एक कतार है लड़कों का। ठीक है, संदीप इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, संदीप का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है 10th है। 10th 10वें स्थान पे भैया लेफ्ट साइड से मतलब बाईं ओर से ये बैठा है। ठीक है, उसके बाद ललित इज 5th फ्रॉम द राइट, ललित का पोजीशन 5वें स्थान पे राइट साइड से। बिल्कुल सही है मैम, यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गया, सही है। चलिए उसके बाद लिखा द प्लेसेस ऑफ संदीप एंड ललित आर इंटरचेंज, जो ललित और संदीप का जो जगह है वो आपस में इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ललित आ गया और यहाँ पे संदीप आ गया। उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद आपस में बदलने के बाद क्या होता है, इफ़ द न्यू पोजीशन ऑफ संदीप इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर जो संदीप का जो न्यू पोजीशन है ये भैया ये न्यू स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 15 हो गया, और वो भी लेफ्ट साइड से मतलब बाईं ओर से। तो आपसे पूछा गया है कि द न्यू पोजीशन ऑफ ललित फ्रॉम द राइट इज, अब ललित का न्यू पोजीशन जो यहाँ पे ये जो राइट वाला है यहाँ से इसका न्यू पोजीशन बताइए, बताइए जी कैसे होगा। यहाँ पे आपको न्यू पोजीशन बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है न्यू पोजीशन क्या होगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों भाई आपस में अपना सहमति से सीट तो बदल लिया। ठीक है, सीट बदलने के बाद संदीप का पोजीशन लेफ्ट से कितना आ गया 15। तो आपसे पूछा गया कि राइट का पोजीशन बताइए कि यहाँ पे कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ललित का पोजीशन निकालना है। ठीक है, ललित का पोजीशन निकालना है तो मेन फोकस कहाँ पे होगा, ललित पे होगा। तो आपको ललित का पोजीशन राइट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संदीप का पोजीशन पहले यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी तो पता चल गया। तो यहाँ पे 15 में से हम लोग 10 घटा देते हैं। ठीक है, और प्लस हम लोग 5 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, देखिए संदीप का पोजीशन जगह चेंज करने के बाद कितना पे आ गया, वो 15वें स्थान पे आ गया, पहले कितना था 10। तो संदीप का हम लोग को एग्जैक्टली हम लोग को पोजीशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली पता करने के लिए इन दोनों का जो पोजीशन है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे +5 क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो ललित का एक्चुअल जो इनिशियल पोजीशन था पहले से वो हम लोग को यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, मतलब पहले से ही इसका पोजीशन 5 था, तो उसको जोड़ेंगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि भैया इसका राइट साइड से क्या पोजीशन होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये हो गया, ये संदीप का पोजीशन लेफ्ट साइड से ये इनिशियल हो गया। ठीक है, मतलब प्रारंभिक, और ये यहाँ पे इसके बाद में हो गया, मतलब ये बाद वाला हो गया, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं किया, फाइनल में से इनिशियल कर दिया। संदीप का पोजीशन जो लेफ्ट साइड से था बाएं स्थान से था, तो हम लोग क्या
फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, राइट साइड से निकालना है। एक्चुअली मैं संदीप का पोजीशन लेफ्ट साइड से, ये इनिशियल वाला है से नहीं फाइनल होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये हमारा हो गया फाइनल वाला, और संदीप का पोजीशन लेफ्ट साइड से ये हो गया इनिशियल वाला को माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी संदीप के लिए वही होगा, लेफ्ट का पोजीशन इसका राइट वाला से इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सॉरी गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे फाइनल लिखाएगा, जगह नहीं है ना उसकी वजह से, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग कुछ नहीं किया है, जो इनिशियल वाला था उसको हम लोग उठा करके इस साइड ले आए हैं, और इन दोनों को बस ऐसे, ये इक्वेशन हमारा बन गया। तो इक्वेशन बनने के बाद क्या हो गया, 15 माइनस 10 प्लस 5, तो कितना हो गया 5 प्लस 5 10th, कितने पोजीशन पे आ गया, 10th पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब संदीप का पोजीशन आपका राइट साइड से, ये न्यू वाला पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन जो हो गया कितना है, 10th हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बोला गया है इन अ क्यू ऑफ गर्ल्स, गर्ल की एक कतार है, लड़कियों की एक कतार है, ठीक है। आकांक्षा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, आकांक्षा का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है, 9th है, ठीक है। उसके बाद मोना इज 17th फ्रॉम द राइट, मोना का दाईं ओर से पोजीशन कितना है, 17, मोना का राइट साइड से पोजीशन कितना है, 17। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से, और ये हो गया आपका राइट साइड से, दाईं ओर से बाईं ओर से, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ़ द पोजीशन ऑफ आकांक्षा एंड मोना आर इंटरचेंज्ड, अगर इन दोनों का पोजीशन आपस में बदल जाता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे मोना आ जाएगी, और यहाँ पे आकांक्षा, दोनों अपना यहाँ पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है। उसके बाद द न्यू पोजीशन ऑफ आकांक्षा इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट, आकांक्षा का न्यू पोजीशन जो है आपका लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है, 15th हो जाता है। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन मोना एंड आकांक्षा, मोना और आकांक्षा के बीच लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, ये हम लोग को बताना है, मतलब मिड पर्सन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इन दोनों के बीच में हम लोग को मिड पर्सन फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आए, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए पहले समझिए। आप लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, स्कूल में हम लोग बैठते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकांक्षा बैठी है, यहाँ पे मोना बैठी है, मेरे हाथ को देखिएगा, यहाँ पे आकांक्षा बैठी है, यहाँ पे मोना बैठी है। अब आकांक्षा का मन हुआ, बोली कि यार तुम ना, हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे कौन आ गया, मोना, और यहाँ पे कौन आ गया, आकांक्षा आ गई। तो ठीक है, अब एक यहाँ पे आकांक्षा का यहाँ पे मूड स्विंग हुआ था ना, वो मोना की जगह पे जाके बैठ गई। तो ये जो डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, अब इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं। अब ये मोना आकांक्षा अपने जगह से उठ के आ गई है, तो ये आकांक्षा भी डिपेंड करेगा, है ना, ये आकांक्षा भी डिपेंड करेगा। वही बता पाएंगे कि अरे तुम वहाँ पे बैठी थी, अब तुम यहाँ पे आ गई, तो बताओ कि इन दोनों के बीच में, तुम जहाँ से उठ के आई है वहाँ से तुम दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू न्यू पोजीशन माइनस ओल्ड पोजीशन -1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो न्यू पोजीशन किसका, न्यू पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा, आकांक्षा पे। अगर इतना बात भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा एक लड़की का जो पोजीशन है ना, वो 2 बार दे रखा होगा। तो यहाँ पे आकांक्षा का पोजीशन पहले से 9 है, फिर बाद में कितना हुआ, 15। तो ये तो हम लोग को 2 बार दिया ही हुआ है। तो ये तो इसी से साफ समझ में आ गया कि हमको किस पे खेलना है, आकांक्षा पे खेलना है, ठीक है। तो आकांक्षा का पोजीशन, न्यू पोजीशन क्या है, 15, और ओल्ड पोजीशन कितना है, 9। 15 - 9 -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर इंटरचेंज करते हुए आकांक्षा 2 बार गिनने, मतलब वो 2 बार काउंट हो जाएगी, तो उसको हम लोग 1 बार माइनस कर देंगे। तो 15 - 6 कितना हो जाता है आपका, 15 - 10 हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा। 9 - 1 प्लस हो जाएगा ये, तो 15 - 10 5। सो आपका इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है, इफ़ इन अ रो मोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये एक कतार है, ठीक है।
मोहन का पोजीशन आपको लेफ्ट साइड से बाईं ओर से कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एंड मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट, मुकेश का स्थान दाईं ओर से कितना है आपका, राइट साइड से। आर का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे नीचे में लेफ्ट, तो यहाँ पे मोहन का पोजीशन राइट साइड से कितना लिखा, 13 लिखा। और यहाँ पे बोला गया है कि एंड देयर आर 4 पर्सन्स इन बिटवीन रोहन एंड मुकेश। वाह, बहुत अच्छा बात है। इन दोनों के मिड पर्सन, आपको इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। कितने लोग, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं, ये आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन इन द रो। आपको अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करना है। अधिकतम, मैक्सिमम कितने लोग हैं इन दोनों के बीच में, और मिनिमम कितने लोग हैं, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत कल अच्छे से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे मैम, है ना, बिल्कुल पढ़े थे। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट केस यूज़ होता है, कुछ नहीं, मैक्सिमम में तो कुछ करना ही नहीं है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इस व्यक्ति का पोजीशन जो आपको दे रखा है लेफ्ट साइड से, और इस व्यक्ति का पोजीशन राइट साइड से, उसको ऐड कर देते हैं, और कितने लोग बीच में हैं उसको ऐड कर देते हैं सिंपली, मतलब यहाँ पे मिड पर्सन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 10 + 13 + 4, ये हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 23 + 4 27। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से भी खेल सकते थे, तो 30 से जो स्टार्ट होने वाला है 3 और 4 ऑप्शन, ये तो पहले ही नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 27 और 27 दे रखा है। अब एग्जामिनर भी तेज हो गया, 2 रोटी खाता है एक्स्ट्रा, कि ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि इतना ही बच्चा को लेना है, इतना सारा कंपटीशन है ना। मैक्सिमम तो हम लोग यहाँ पे पता चल गया, लेकिन गड़बड़ मामला यहाँ पे कहाँ फंसता है, मिनिमम। तो मिनिमम में हम लोग क्या चेक करते थे, यहाँ पे देखिए 10 लोग, 10 है और 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पर्सन 4 ही तक था। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन था कि मिड पर्सन अगर 10 तक होगा तभी ओवरलैपिंग का केस यूज़ हम लोग करेंगे। ओवरलैपिंग का केस कहने का मतलब मिनिमम निकालने का क्या फॉर्मूला था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन -2, ये हमारा अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठे हैं, 10 भैया लेफ्ट बाईं ओर से, राइट हमारा राइट साइड से दाईं ओर से 13 और इनके बीच में 4, तो ये हमारा अधिकतम निकल गया। मिनिमम निकालने का फॉर्मूला, हम लोग इसका जो दाईं ओर से और बाईं ओर से जो पोजीशन है उसको ऐड कर देते थे, और जो बीच में कितने लोग हैं उसको माइनस कर देते थे, साथ साथ 2 माइनस कर देते थे। यही तुम लोग फॉर्मूला है इसका। तो मिनिमम यहाँ पे जब तक 10 तक आपको दे रखा होगा मिड पर्सन, तभी ये ओवरलैपिंग वाला केस अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमारा सेपरेट केस होगा। तभी भी अगर मिड पर्सन 10 लोग से अगर ज़्यादा दे रखा है, सपोज आपको 15 दे रखा है, 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, जो भी दे रखा है, तब आप लोग ये वाला मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा के आइएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन। ठीक है, और अगर इसका जो मान लेते हैं यहाँ पे 27 आया मिनिमम वाले केस में, सपोज दैट, तो अगर वो भी अगर फॉर्मूला में आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, सॉरी, तो वहाँ पे क्या होगा, C&D, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो दे रखा है मिड पर्सन यहाँ पे 4 है, तो ये भाई ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से एप्लीकेबल होगा। तो 10 + 13 - 4 - 2 कितना हो गया, 23 में से आपका 6 चला गया, कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे मिनिमम कितने लोग हैं, 17, और मैक्सिमम कितने लोग हैं, 27। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। बात समझ में आया ना, खोपड़ी में जा रहा है ना। अभी लाइव क्लास नहीं है तो खबर लेते हैं आपसे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, कल से तो हो ही रहा है। एट ए टिकट काउंटर देयर आर 17 पर्सन इन अ क्यू। भैया ये है आपका टिकट काउंटर है, इसमें 17 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पे ये 17 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। इफ़ एवरी सेकेंड पर्सन इन द क्यू इज़ अ फीमेल एंड ऑल्सो इन स्टार्टिंग एंड एंड देयर इज़ अ फीमेल। क्या बोला जा रहा है कि यदि कतार में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति एक महिला है, मतलब इस जो ये रो है इसमें प्रत्येक जो सेकंड पर्सन है वो एक महिला है, और शुरुआत और अंत में भी महिला ही बैठी है। ठीक है, अब भैया फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट में और लास्ट में भी क्या फीमेल बैठी है, फर्स्ट में और लास्ट में यहाँ पे फीमेल बैठी है। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ़ एवरी सेकंड पर्सन इन द क्यू इज़, मतलब हर एक आदमी के बाद यदि कतार में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति एक महिला और शुरुआत अंत में भी महिला है तो, ठीक है, मतलब हर इस कतार में एक पुरुष के बाद एक महिला व्यक्ति बैठी है, मतलब सेकंड पर्सन जो होगा क्या होगा, फीमेल होगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ फीमेल से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से मेल से स्टार्ट होगा, फीमेल मेल फीमेल, फिर यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, फिर यहाँ पे मेल, फिर यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, फिर यहाँ पे फीमेल,
फिर यहाँ पे मेल, फिर यहाँ पे फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल और यहाँ पे मेल। ठीक है, बात समझ गए। तो मेल के बाद एक पुरुष के बाद जो दूसरी यहाँ पे व्यक्ति है कौन है, महिला, फिर यहाँ पे महिला। तो आपको गिनना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, टोटल यहाँ पे क्या पुरुष कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितना है 8। बात समझ गए। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी में ही आया हुआ था, CHSL में आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपको बोला गया कि स्टार्टिंग में और एंड में फीमेल ही बैठी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, एक रो बनाना है, 17 लाइन खींच दिए, स्टार्टिंग में भी फीमेल को बैठा दिया और एंड में भी फीमेल को बैठा दिया। उसके बाद बोला गया कि हर एक पुरुष के बाद जो यहाँ पे इंसान बैठा है वो फीमेल ही होनी चाहिए। तो मेल के बाद फीमेल बैठाते गए, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, ऐसे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं 8 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पूछा जाता है तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी हो जाती 9, और 9 + 8 कितना होता है 17 होता है। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बताएंगे। बोला गया है इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, एक पंक्ति में लड़कों कुछ लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। जस्ट अ मिनट, बैटरी लो। चलिए चार्जर लग गया है यहाँ पे। बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 17 स्थान पर बैठा है और अंत में 11वें स्थान पर है। ठीक है, ये एक रो है लड़कों का। ठीक है, जीवन स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग मतलब भी क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड, स्टार्टिंग बोले, अहेड बोले या फिर टॉप बोले, सभी का मतलब क्या होगा लेफ्ट। यहाँ पे एंड, बॉटम बोले, एंड बोले, सभी का मतलब क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से यहाँ पे जीवन का जो पोजीशन है कितना दे रखा है 17 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है एंड 11th फ्रॉम द एंड, एंड 11th फ्रॉम द एंड। लेफ्ट साइड से जीवन का पोजीशन कितना है, यहाँ पे 2 बंदे नहीं है, यहाँ पे एक ही बंदा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसका पोजीशन कितना है 17th, और राइट साइड से इसका पोजीशन कितना दे रखा है आपको 11th दे रखा है। ठीक है, ये हो गया राइट साइड से। तो आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे कितने होंगे। ठीक है, इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आदमी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे विकास का पोजीशन लेफ्ट साइड से 10 दे रखा है, विकास का पोजीशन राइट साइड से यहाँ पे 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे इंसान दे दिया गया है और बोलना, और आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। आपको बताना है कि टोटल इन दोनों पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे यहाँ से भी, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से इसका स्थान कितना था 11, राइट से 17 -1, तो 28 -1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट प्लस राइट -1, तो विकास का पोजीशन लेफ्ट से 10, राइट से कितना हो गया 12 -1, तो 32 -1 कितना हो जाएगा 31। अब इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं टोटल 27, इसमें कितने बैठे हैं 31, तो ऐड कर दीजिए 27 और 31 को ऐड कीजिए कितना होगा 50 आपका 58 27 + 31 कितना होगा 58। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। बात समझ गए। कुछ नहीं करना था, दोनों में से टोटल निकालने को आपको बोला गया था। जीवन का पोजीशन दाईं ओर से और बाईं ओर से दे रखा है, तो आप बता देंगे कि जीवन वाले पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। आपको विकास वाले में भी वही दे रखा है कि दाईं ओर से बाईं ओर से इसका पोजीशन विकास का दे रखा है, तो इसके पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं उसको बताना है, बस जोड़ देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एकदम मूड फ्रेश कर देगा, आपको रिलैक्स कर देगा, क्योंकि इतना एकदम हौच पौच, मतलब ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है बच्चे बोर हो जाते हैं। देखिए, रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बोला गया है कि पूरे इस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं 40 लड़कियां हैं। ठीक है, तो रश्मि का पोजीशन राइट एंड से कितना है 14th है, तो आपको बस यहाँ पे बता देना है कि रश्मि का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा। लेफ्ट से भैया नहीं पता है, तो आपको बताना है कि रश्मि का पोजीशन लेफ्ट साइड से
कितना होगा। तो क्या इसमें हम लोग क्या करते थे, ये केस 2 वाला है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल दे रखा है 40, लेफ्ट हम लोग को निकालना है, रश्मि का बाईं ओर से पोजीशन निकालना है, दाईं ओर से कितना दे रखा है 14, -1 कर देंगे तो निकाल लेंगे 40, यहाँ पे 40 में से माइनस करेंगे 13, ठीक है। माइनस कीजिए कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, बात समझ गए। तो रश्मि का पोजीशन क्या बाईं ओर से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है, और यहाँ पे राइट साइड से दे रखा है, दाईं ओर से दे रखा है, टोटल यहाँ पे दे रखा है, हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे, आंसर निकल गया। चलिए बताइए हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार मैम के लिए, अगर हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, और जो सरप्राइज़ है आपके लिए वो तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी है कि कब बताएं, और आपको भी जानने की क्यूरियोसिटी होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वेन डायग्राम का पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो अभी ही अपलोड कर देंगे। सिर्फ आज के लिए बस लाइव सेशन नहीं है, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर लाइव सेशन ऑन डेली बेसिस। कितने बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है। और कुछ नया भी आप लोग के लिए लाया जाएगा, और क्या नया होना चाहिए आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि मैम ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय बाय। चलिए, और हाँ PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ऑनलाइन स्टडी हब पे, ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह है सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए।